आज लेक्चर नंबर क्या है? 27। लास्ट टाइम जो है वो मैंने गाज़िस लॉ जो है उसको प्रूफ किया था एक सिंगल चार्ज के लिए। ठीक है, तो आज हमने उसी को एक्सटेंड करना है। गाज़िस लॉ को फॉर नंबर ऑफ चार्जेस। सपोज करें कि आप एक चार्ज की जगह आपके पास बंच ऑफ चार्जेस हैं जो स्कैटर्ड अबाउट हैं, यानी कि इधर उधर वो बिखरे हुए हैं। नो सपोज दैट इंस्टेड ऑफ ए सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज की बजाय वी हैव ए बंच ऑफ scattered charges। हमारे पास बहुत सारे स्कैटर्ड चार्जेस हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब चूँकि बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन सब चार्जेस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि हर चार्ज Q1 से लेकर अगर Qn तक आप चार्जेस को लेकर जाते हैं तो जितने चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर उन सारे चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो उस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू टेक देयर सम। ठीक है, आपको उनका सम जो है वो लेना पड़ेगा और फिर उस सम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रल में, जिस सरफेस के लिए आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब जो हमारे पास प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, इसके मुताबिक द टोटल फील्ड जो आपके पास टोटल फील्ड है E is the vector sum of all the individual charges। ठीक है, तमाम इंडिविजुअल चार्जेस जो हैं उनका वेक्टर सम है, बल्कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह आप कह दें इंडिविजुअल फील्ड्स, सारे जितने हर चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रहा है उसकी वजह से। तो आप कह सकते हैं कि E जो है दैट इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन En। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका अगर आप समेशन ले लें, समेशन I1 to N, तो E ऑफ I, यहाँ पर I जो है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन N तक जा रहा है।
तो ये सारे फील्ड यानी कि जितने चार्जेस हैं आपके पास उस सरफेस के अंदर, उन सब की वजह से जो फील्ड आएगी वो इसके बराबर होगी टोटल फील्ड। ठीक है, अब जो फ्लक्स है थ्रू ए सरफेस दैट इनक्लोज ऑल ऑफ देम, अब ये जो चार्जेस हैं ये किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज हैं, तो फिर अगर ये चार्जेस उस सरफेस के अंदर इनक्लोज हैं तो उस सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स जो है वो पास करेगा। द फ्लक्स थ्रू ए surface encloses all of these charges is integral close integral E dot dA is equal to summation I1 to n इंटीग्रल ई आई डॉट डी ए आई, इसको डी ए रहने दें, कोई लेंथ एलिमेंट, इज इक्वल टू समेशन I1 to n 1 over epsilon naught Q of I। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, फॉर एनी क्लोज सरफेस, नो फॉर एनी क्लोज सरफेस, अब कोई भी क्लोज, किसी तरह की भी क्लोज स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी सिमेट्री जो हो सकती है, तो उसके लिए E dot dA is equal to 1 over epsilon naught Q enclose। इसको आपको क्या लें कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है। अब यहाँ पर Q enclose क्या है? Q enclose वो टोटल चार्ज है जो कि उस सरफेस के अंदर इनक्लोज है। ठीक है, Q enclosed, it is the total charge encloses in the surface। ये टोटल चार्ज है जो कि किसी सरफेस के अंदर जो है वो इनक्लोज है। ठीक है, अब वो सरफेस जो है वो किसी भी शेप की जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, वो शेप जो है वो आपके पास स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, स्क्वायर, कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी फॉर्म की जो है वो हो सकती है। अब ये जो हमने अभी कैलकुलेट की है, ये वाली स्टेटमेंट, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की। ठीक है, इक्वेशन 1 इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनक्लोज, तो यहाँ पर E डॉट डी ए बेसिकली क्या है? E डॉट डी ए जो है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप इसी इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं कि फाई E is equal to Q enclose over epsilon naught।
तो ई डॉट डी ए बेसिकली फ्लक्स है, यानी कि जो जितना चार्ज इनक्लोज है उसकी वजह से कितना फ्लक्स जो है उस क्लोज सरफेस के अंदर से पास कर रहा है। अच्छा, अब ये इक्वेशन 1 जो है इसके अंदर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके पास कूलम्स लॉ के अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो कूलम्स लॉ है वो तकरीबन हर किस्म की सिमेट्री के ऊपर अप्लाई हो जाता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो या वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल ना हो, ठीक है। दोनों सूरतों में आप कूलम्स लॉ को लगाकर तो उसकी मदद से जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर के आर यूनिट वेक्टर, उसकी मदद से आप किसी पॉइंट के ऊपर स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये वो वाली इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं कर रही जो कि इंफॉर्मेशन आपके पास कूलम्स लॉ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो although it contains no information that was already present in the Coulomb law. Plus the principle of सुपरपोजिशन, और जो प्रिंसिपल है आपके पास सुपरपोजिशन का, तो ये बेसिकली जो है इसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो पहले प्रेजेंट है कूलम्स लॉ के अंदर, और ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो प्रेजेंट हो इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो जिसकी कोई मैजिकल पावर है, यानी कोई ऐसा मेथड है, ऐसी मैजिकल पावर का मेथड है कि आप इसको किसी सिमेट्री के ऊपर लगाएंगे और उस सिमेट्री के ऊपर लगाने के बाद यू कैन ईजीली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं कि नोटिस दैट इट ऑल हिंजेस। हिंजेस का मतलब होता है कि जो कनेक्ट करता है चीज़ों को आपस में, ऑन द 1/r² करैक्टर ऑफ कूलम्स लॉ। क्योंकि कूलम्स लॉ जो होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारा जो कूलम्स लॉ की जो सारी डिपेंडेंस है वो 1/r² के ऊपर होती है। लेकिन जब आप ये इसको कैलकुलेट करते हैं गाजेस लॉ को, तो उस गाजेस लॉ के अंदर आप देते हैं कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, जो पीछे आपने सफ़ियर का केस लिया था उस केस के अंदर r² जो है वो r² से कैंसल आउट हो जाता है, यानी कि r² जो है जो r's हैं उनकी कैंसलेशन हो जाती है। तो फिर जो फ्लक्स है
वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो सरफेस आपने चूज़ की है। आर स्क्वायर तो कट गया, आर स्क्वायर क्या डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज का, ठीक है, यानी कि स्पेस के अंदर जिधर किसी पॉइंट पी के ऊपर पड़ा हुआ वहाँ से ओरिजिन से लेकर उसका डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो ये तो जब आप इसको ड्राइव करते हैं गाजेस ला कर तो सफ़ियर के लिए, तो उसके अंदर तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आर्स जो हैं उनकी कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं आती, और जो ई है वो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, जो सरफेस आप चूज़ कर रहे हैं। अब वो सरफेस किस तरह की आप चूज़ कर रहे हैं, किस फॉर्म की, किस शक्ल की सरफेस जो है उसको चूज़ कर रहे हैं, तो ई उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंस किसके ऊपर हो जाएगी, सरफेस चूजन के ऊपर, ठीक है। और ये इस चीज़ पर नहीं डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज जो है वो उस सरफेस के अंदर इनक्लोज है। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, जब आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं, तो विदाउट दैट क्रूशल कैंसलेशन, तो ये जो क्रूशल कैंसलेशन है ऑफ द आर्स इन इक्वेशन E डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपके पास इक्वेशन आती है जब आर जो है वो आपस में कैंसल आउट जो है वो हो जाते हैं। वुड नॉट टेक प्लेस। तो अगर ये कैंसलेशन जो है ये ना हो, यानी कि आर जो है वो आपस में कैंसिल ना हो, एंड द टोटल फ्लक्स ऑफ ई, और जो टोटल फ्लक्स है ई का, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स है डिपेंड्स अपॉन द सरफेस चूजन। तो ये डिपेंड करेगा उस सरफेस के ऊपर जिसको आपने चूज किया है, नॉट ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड इन ए सरफेस। तो अब आपको पता है कि जो कूलम लॉ है, जो ऊपर मैंने लिखा था कि नोटिस दैट इट ऑल हिंजेस ऑन 1/r²। कूलम लॉ तो 1/r² के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप जो ये कैंसिलेशन है आर्स की, देखिए ना, ये इक्वेशन आपके पास कब आई है, जब आपने स्फेरिकल का केस लिया था और आर को कैंसिल कर दिया था, r² से कैंसिल आउट हो गया था, और उसके बाद ये गाजेस लॉ की फॉर्म आ गई थी। तो ये फिर इक्वेशन नहीं बनेगी, अगर आर कैंसिल नहीं होंगे तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी। और अगर ये इक्वेशन नहीं बनेगी तो जो टोटल फ्लक्स है वो फिर डिपेंड करेगा ऑन द सरफेस चूजन, जो सी सरफेस आपने चूज की है उसके ऊपर, नॉट ऑन द चार्ज इनक्लोज इन ए सरफेस। तो व्हाट दिस वायोलेट्स द गाजेस लॉ, ठीक है। यानी कि अगर आप कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ के केस में यहाँ पर बताने का मकसद ये फ़र्क आ रहा है, इधर कूलम लॉ के अंदर जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, कि कौन सी सरफेस आपने चूज़ की है। ये पॉइंट समझने वाला है। कूलम्स लॉ डिपेंड करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए आप निकालते हैं
वहाँ पर फ्लक्स इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस तरह की सरफेस आपने चूज़ की है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, ठीक है। इसीलिए कूलम लॉ जो है वो हर तरह की सिमेट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सरफेस किस तरह की है। गाजेज लॉ जो है वो सब के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गाजेज लॉ के अंदर आप सरफेस की डिपेंडेंस नहीं देख रहे होते। यू आर सेइंग कि हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, कि कितना चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर इनक्लोज है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड गाजेज लॉ। तो इसीलिए आप कहते हैं कि जो गाजेज लॉ होता है उसको आप उन सिमेट्रीज के ऊपर लगाते हैं जो सिलेंड्रिकल होती हैं या सफेरिकल होती हैं या कोई क्यूब या कोई स्क्वायर आ जाए, यानी कि सिमेट्रिक सिमेट्रीज जो होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है चार्ज कि कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर इनक्लोज है। और जो आपके पास है ये कूलम लॉ, ये तो आप किसी भी सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड ही सरफेस पे करता है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कोई भी आपके पास सरफेस हो तो उसके ऊपर आप कूलम्स लॉ जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पर ये तो कुछ मैंने गाजेज लॉ जो है इसका फिज़िकल कंसेप्ट जो है उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करके देखा। नाउ एक फॉर्म तो आपने स्फीयर के लिए इसकी कैलकुलेट करके देख ली है, ठीक है, लेकिन हमें इसका एक जर्नल फार्मूला जो है वो भी रिक्वायर्ड है कि जर्नली हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अभी हमने एक स्पेशल स्फीयर के केस के लिए इसको प्रूफ करके देखा है। फिर हम उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई द गाजेज लॉ एंड विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सिमेट्रीज। किस तरह हम गाजेज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सिमेट्रीज के लिए। तो प्रूफ, जनरल प्रूफ ऑफ गाजेज लॉ। अब हमने गाजेज लॉ जो है इसका जर्नल प्रूफ जो है उसको देखना है। कंसिडर करें कि एक चार्ज क्यू है जो इनक्लोज्ड है सरफेस एस में। कंसिडर ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड इन ए सरफेस एस। एक चार्ज है जो कि इनक्लोज्ड है एक सरफेस एस के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हम सरफेस ले लेते हैं, ये कोई सरफेस एस है और यहाँ पर इसके अंदर ये कोई सॉलिड एंगल जो है वो बन रहा है। इस तरफ ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पर कोई ये एंगल थीटा जो है वो बन रहा है और ये इस तरफ DA है, यानी कि DA और E के दरमियान कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है। तो ये आपके पास जो है इधर ये क्या है, ये एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल आपको पता है कि इन केस ऑफ स्फीयर हम स्टडी करते हैं जब 3D की बात कर रहे होते हैं। तो इसको कह लें कि ये कोई फिगर ए है। अब यहाँ पर आप ले एक एरिया एलिमेंट, टेक एन एरिया एलिमेंट DA
ठीक है, ये हमने एक एरिया एलिमेंट डी ए जो है वो यहाँ पर लिया है, विच मेक्स एन एंगल थीटा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक एंगल थीटा जो है वो बना रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है यहाँ पर ये चार्ज क्यू पड़ा हुआ है और ये कोई पॉइंट पी है। अच्छा, अब ये जो आपके पास चार्ज Q है जो पॉइंट P के ऊपर है, इट इज़ एट डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, द पॉइंट चार्ज Q which is situated at a distance R from the origin, जो कि किसी डिस्टेंस R पर पड़ा हुआ है ओरिजिन से। ठीक है, तो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P, इस चार्ज की वजह से, the electric field intensity at point P is, अब चूँकि ये पॉइंट चार्ज है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, यही फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की। तो इसको आप कह लें कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये पॉइंट चार्ज Q जो है, आप देखें कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है और ये पॉइंट P है जिसके ऊपर ये चार्ज पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस R है ओरिजिन से, सेंटर से, जिस जगह पर ये फॉल कर रहा है। अब जो आउटवर्ड नॉर्मल फ्लक्स है, the outward normal flux through dA, अब जो फ्लक्स नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल फ्लक्स जो है वो फ्लो कर रहा है dA में से, इज गिवन बाय d phi E is equal to E dot dA। इसको क्या लें, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहली इक्वेशन पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी इक्वेशन जो है वो d phi E डॉट dA। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स, ये फ्लक्स की इक्वेशन है। अब 1 को आप 2 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो d phi E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर डॉट dA।
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू द होल सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, पूरी सरफेस के अंदर, ये तो एक एरिया एलिमेंट के लिए आपने लिया है, तो पूरी सरफेस में से लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको इंटीग्रेट जो है वो करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये फाई ई इंटीग्रल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डॉट डी ए ओवर R स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। अब पूरी सरफेस के ऊपर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि इसका आपने क्या ले लिया है, सरफेस इंटीग्रल। जब सरफेस इंटीग्रल ले लिया तो ये जो पूरी सरफेस S है जिसको आपने कंसिडर किया हुआ है, इस S में से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो निकल आएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा S R डॉट डी ए ओवर R स्क्वायर। अब यहां पर जो R डॉट डी ओवर R स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि ये वाला पूरा इंटीग्रल, ये S R डॉट डी ए ओवर R स्क्वायर, ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरा इंटीग्रल है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। ये 4 पाई की इक्वल है सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय डी ए एट O, यानी कि जो सॉलिड एंगल जो है वो आपके पास बन रहा है डी ए से किसी पॉइंट O के ऊपर, यानी कि ओरिजिन के ऊपर जो बन रहा है, यही बन रहा है ना सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारा इंटीग्रल जो है वो 4 पाई के बराबर है, तो इसका मतलब है कि फिर फाई ई Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से काट गया, तो फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि फाई ई जो है वो S E डॉट डी ए के बराबर है, तो E डॉट डी ए S इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज गाउसेस लॉ। ठीक है, तो ये आपके पास जो गाउसेस लॉ निकला है एक सिंगल चार्ज की वजह से, इसका जनरल प्रूफ हमने करके देखा है कि कोई सरफेस लिया है, उसके अंदर हमने सॉलिड एंगल को कंसिडर किया और निकाल लिया। अब अगर आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, if we have n numbers of point charges, अगर हमारे पास
एन नंबर ऑफ, आप इधर आए ज़रा, जो कम है, रजिस्टर लाओ अपना, रजिस्टर लेके आओ। आपको नहीं कह रहा मैं, इसको कह रहा हूँ, इधर आओ। बस स्टार्ट हो अपना, लेके आओ, चलो। तो मैं कल से मेरी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू कम, गेट आउट, गेट आउट। मैं अब दूसरी बात नहीं करूँ, निकल जाओ। इन लोगों ने समझावा मैं उल्लू का पट्ठा हूँ जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं तो देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फिर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से वो होगा फाई ई, दैट इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आप 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है उसको कॉमन निकाल लें, तो फाई ई 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Qn। अब Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Qn जो है वो Q इनक्लोज के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये फाई ई फिर किसके बराबर हो गया, Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब ये पीछे हमने कैलकुलेट किया अभी, लेकिन वो दूसरे तरीके से हमने कैलकुलेट किया था। ये ज़रा हमने जनरल फॉर्म के अंदर कैलकुलेट, तो ये क्या आ गया, ये वही फिर आ गया आपके पास E डॉट dA Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास जो है वो जर्नल प्रूफ इसका आ गया गाजेस लॉ का। नाउ अब आप देखें कि हमारे पास ये इंटीग्रल फॉर्म के अंदर जो है वो गाजेस लॉ जो है वो निकल रहा है, तो हमें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो भी चाहिए कि ये डिफरेंशियल फॉर्म में किस तरह का होगा। तो अब इसका जनरल प्रूफ तो हम देख लिया, अब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है इसकी गाजेस लॉ की उसको कैलकुलेट करके देखते हैं।
गाजेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द इंटीग्रल फॉर्म। तो इसी से हम शुरू करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको डिफ़ाइन करें तो फाई ई इज़ इक्वल टू एस ई डॉट डी ए, ये एक इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ, तो गाजेस लॉ के मुताबिक फाई ई जो है दैट इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ कि जो वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q इनक्लोज ओवर V, ठीक है, तो रो इज़ इक्वल टू यहाँ से Q इनक्लोज रो V के बराबर आ जाएगा। और इसका अगर मैं इंटीग्रल ले लूँ तो Q इनक्लोज इंटीग्रल रो डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल मैंने ले लिया। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये फाई ई, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें इसकी एस ई डॉट डी ए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू वी रो डी वी। अब ये जो ई डॉट डी ए है इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई कर दूं डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन की, अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है ये वाली, इसके ऊपर आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें तो ये एस जो है ई डॉट सरफेस इंटीग्रल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में वी डेल डॉट ई डी वी। ना पुट इट हेयर, तो ये आ जाएगा वी डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। Now we can write it, ये जो इक्वेशन है इसको उठा के इस तरफ ले हैं तो डेल डॉट ई डी वी माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v डी वी कॉमन निकल आएगा, अंदर आ जाएगा डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0।
तो वी डी वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल फॉर्म है गाउस लॉ की, विच इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। पहले भी आपने EMT1 में भी इसको प्रूव किया हुआ है, लेकिन चले हमने इसको निकाल के अब इसकी इंटीग्रल फॉर्म रह गई, वो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन बट आई थिंक सो के टाइम जो है वो ओवर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसकी इंटीग्रल फॉर्म जो है वो करूँगा।